नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्रे में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, युद्ध जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा था, 9वां दिन हो गया है। 9वें दिन में इस युद्ध में क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? किस तरफ जाता हुआ ये युद्ध दिख रहा है? आपने बहुत लंबे समय तक डिफेंस कवर किया है। क्या स्थितियां जो दिख रही हैं वो ये माना जाए कि वो किसी तरफ बढ़ रहा है? ट्रंप साहब कुछ कह रहे हैं, ईरान जो है वो कुछ कह रहा है। ईरान ने अब एक बहुत बड़ा डिसीजन जिस तरीके से लिया कि वो अपने पड़ोसी देशों पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि सब एक माहौल बनाने का काम किया गया। जिस तरीके से हमने देखा कि चाहे वो अमेरिका से लेकर के, और उसमें भारत की मीडिया भी शामिल रही, खाड़ी देशों को लेकर के एक माहौल बनाया गया कि उन्होंने ईरान ने अटैक किया, ईरान ने अटैक किया, जबकि वास्तव में ईरान ने तो केवल अमेरिका के जो बेसिस थे उन पर अटैक किया था। तो वो जो एक माहौल बनाया जा रहा था ईरान के अगेंस्ट, वो कितना जो है खत्म होता हुआ दिख रहा है, और इसका क्या कुछ फायदा ईरान को हो सकता है? कुल मिला के ओवरऑल ये युद्ध कहां खड़ा है, और ईरान के इस फैसले का फायदा क्या ईरान को सीधे तौर पर दिखेगा? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने सही कहा, 9वां दिन जा रहा है और आज रात को जो बीती रात है उस पे जिस तरीके से अमेरिका ने पहले कह करके और पूरे ईरान के अंदर विध्वंस मचाया इजराइल के साथ मिलकर, वो भूतों ने भविष्य थे। और ट्रंप इस समय बिल्कुल कंप्लीटली, जिसको आप कह सकते हो ना, बौखलाए हुए। जिस तरीके से वो आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ मीटिंगें कर रहे हैं, उसके बाद ट्वीटबाजी कर रहे हैं, वो सारी चीजें कह रहे हैं, सरेंडर की धमकी दे रहे हैं, अनकंडीशनल धमकी दे रहे हैं। उसके बाद जो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान, उन्होंने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं किया जाएगा, और जो इस तरह की जो सपने पालते हैं वो उस सपने के साथ कब्र में ही चले जाएंगे, उनका सपना पूरा कभी नहीं होगा। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ईरान ने पड़ोसी देशों से माफी मांगी। देखिए, ईरान को बदनाम करने के लिए एक तो है वारफेयर, जो वारफेयर आपको दिखता है सामने पर्दे के, वेपन्स चल रहे हैं, फलाना मिसाइल चल रही है, एयरक्राफ्ट अटैक है, फला है, एक पार्ट वो है। दूसरा पार्ट है साइकोलॉजिकल वारफेयर का, जिस और तीसरा पार्ट है टेक्टिकल बदतमीजियों का, जिसके लिए मोसाद जानी जाती है। जब ईरान ओपनली पहले दिन से एक बात ये कह रहा है कि जिस भी देश के बेस से हम पे अटैक नहीं होगा, हम उस देश को कुछ नहीं कह रहे पड़ोस में, ये बात उनकी पहले दिन से स्टेटेड पॉलिसी है, ना उन्होंने उनको वायलेट किया। जब मित्र देशों के अंदर मोसाद के एजेंट बम प्लांट करते हुए पाए जाते हैं, तो आप समझ लीजिए वो बदनामी फैलाने का एक षड्यंत्र है, और जिसके लिए ये व्यक्ति जो है, जो नेतन्याहू, वो कुख्यात है इन सब कामों के लिए। आप मुझे ये बताइए कि ईरान की पॉलिसी क्या है? उनको ये पता है कि वो इनसे जो युद्ध के परिभाषा के अंदर जो दायरे आते हैं उसके अंदर ईरान नहीं जीत सकता। जब अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, तो इजराइल होता तो हो सकता है कोई कहानी बनती, लेकिन जब अमेरिका आ गया तो वो पार्ट तो उनको पता है। अब वो एक बात बड़े ओपनली कह रहे हैं, और उसमें उनको कोई लुका छिपी नहीं। आप ईरान के अंदर देखिए, कोई भी मीडिया कर्मी जाकर के जो चाहे रिपोर्ट कर सकता है, किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं, बिल्कुल ओपन है सबके लिए। दूसरी तरफ आप इजराइल की हालत देखिए कि इजराइल के अंदर मिलिट्री सेंसरशिप लागू हुई पिछले 6 दिन से, सबको पता है इस बात का। कोई पिक्चर्स नहीं आ रही, कितना हैवी डिस्ट्रक्शन हो रहा है हर जगह पे, वो उसको छुपाए पड़े। ईरान ने जो अब पूरा खेल बनाया है, और जो उन्होंने एक दिखाई, जो उसको सोवेरिटी कहते हैं आप, शालीनता जो उन्होंने दिखाई है पड़ोसी देशों से माफी मांगने की, वो भी एक टैक्टिक्स का हिस्सा है। क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम देशों के अंदर जो शिया सुन्नी का, मुसलमानों का जो अंतर था, वो बहुत तेजी से मिट रहा है। जिस तरीके से खामनेई की हत्या की गई बातचीत के दौरान, और उसको सरेआम धोखा माना जा रहा है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। अब ईरान जो है उस मौके का फायदा उठा करके स्थिति ये बनाने की कोशिश में कि इन देशों को ये महसूस हो कि अमेरिका हमारी सुरक्षा देने में तो नाकाम है, और उनके जो बेसिस हैं वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटी बनेगी किसी भी रीजनल कन्फ्लिक्ट के अंदर, जो चीज ईरान बार बार स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ईरान के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, अमेरिका से तो डायरेक्ट अटैक हो नहीं रहे, इन बेसिस से अटैक हो रहे हैं। और आपने ये भी देख लिया कि मिडिल ईस्ट का कोई भी अड्डा जो है अमेरिका का, चाहे वो कितना ही हेविली सिक्योर्ड हो, उसकी आपने हालत देख ली कि कोई भी ईरान के टारगेट से बाहर नहीं है, और हर एक को उन्होंने निशाना बनाया है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा। और हजारों करोड़ रुपए का उनका रडार सिस्टम बहरीन में जिस तरीके से टारगेट हुआ, वो भी सबके सामने। तो और जिस तरीके से बहुत छोटे हथियारों से पुरानी जो स्टॉक पाइल था, आप देखिए इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ईरान की फर्स्ट लाइन लीडरशिप चली गई पहले ही अटैक के अंदर, 48 लोग मार दिए, खामनेई भी चले गए। उसके बावजूद भी उनकी टेक्टिक्स देखिए आप, कि जो आउटडेटेड हथियार थे, छोटे हथियार थे, पुरानी मिसाइलें थी, छोटे रडार हैं, उनको यूज करके उन्होंने किस तरीके से अमेरिका की जो एंटी जो डिफेंस सिस्टम्स जो थे, चाहे वो पैट्रियट मिसाइलें हैं, चाहे अपने थार्ड हैं जो है,
उन सब की संख्या को लगातार सीमित करता जा रहा है। उनके पास अब समस्या है कि एक ड्रोन को गिराने के लिए 2 मिसाइल हिट करनी पड़ती है। ड्रोन जो है 2 लाख का है, जो मिसाइल है वो 2.5 करोड़ की है। तो कर लीजिए क्या करेगी। फाइनेंशियली तो लॉस हो ही रहा है, प्लस टेक्टिकली देखिए कि जो अमेरिका के पास जो वो एयर डिफेंस का सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं स्टॉक पाइल कम होता जा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। दूसरा, जो पूरे जो इस मिडिल ईस्ट के अंदर जो मैसेज दे रहा है कि हम आपसे माफी मांगते हैं और किसी पर हमला नहीं करेंगे, पड़ोसी मुल्क पर। और लेकिन साथ में अमेरिका को भी उसको भी बता दिया, इजराइल को, कि सरेंडर का सपना पालने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। और जो बड़ा बयान जो उन्होंने सामने आया, कूटनीतिक बयान जिसको आप कह रहे हैं, वो है राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन का। उन्होंने टीवी पर देश के नाम घोषणा की। आप देखिए किस तरीके की ईरान की इंटेलिजेंस, इजराइल की इंटेलिजेंस होती है। मोसाद की चप्पे चप्पे में नजर है। उसके बाद उस आदमी का बहादुरी देखिए कि वो सामने आकर के और राष्ट्र के नाम घोषणा कर रहे हैं और कहा कि पड़ोसी देशों पर हमले हमने रोकने का निर्णय कर लिया है। न केवल पड़ोसी देशों से उन्होंने माफी मांगी, बल्कि स्पष्ट किया कि ईरान का किसी अन्य देश पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही उन्होंने जो महत्वपूर्ण संदेश भेजा कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देंगे, ये सपना वे अपने साथ कब्र में ही ले जाए। और ये सीधा सीधा संदेश किसके लिए है? ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, जो सुबह से शाम तक अपने बड़बोलेपन के लिए कुख्यात है। उन्होंने क्या कहा? कल ही कह दिया था कि आज की रात सबसे भयावह हमला होगा। आप एक चीज देखिए, जब आज ईरान की हालत क्या है, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उन सबको आपने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया है। उनके पास काउंटर करने के लिए जो मिसाइलों की बैटरी है, उसका आपके पास इलाज नहीं है। ये बिल्कुल सच हो गया। तो एक तरफ उनके निशाने पे सीधा सीधा इजराइल है और दूसरी तरफ अमेरिका के बेसिस है। हालत यह है कि जिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर धौंस जमाता है अमेरिका, उसको पिछले एक हफ्ते से छिपाता फिर रहा है कि कहीं वो टारगेट पे आ गए तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। तो स्ट्रेटेजी जो ईरान की है वो कहीं वीकन नहीं हुई है। सवाल केवल इतना है कि वो इस स्ट्रेटेजी पे कब तक चल पाके और मिडिल ईस्ट को इस बात पे मोबिलाइज कर पाते हैं। बहरीन के अंदर आपने देख लिया जिस तरीके से कि पूरी सल्तनत के खिलाफ ही लोग इकट्ठे होने लगे। तो मिडिल ईस्ट के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप तो है नहीं, आपको पता है सब जगह सल्तनतें हैं। उन सबको ये लगने लगा कि ये ईरान जो है जिस तरीके की चीज कर रहा है, कल को ये अमेरिकी बेस सुरक्षा का चक्कर न होकर के हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। ये हर जगह क्लैरिटी हो रही है, लोगों के अंदर भी हो रही है और सिस्टम के अंदर भी हो रही है। हम उनका सबका एक बात मानना है कि अमेरिका का जो पूरा फोकस है वो किस चीज पे है कि इजराइल का बचाव किया जाए। मैक्सिमम रिसोर्सेज उन्होंने वहां लगा रखे। और अब ये मिडिल ईस्ट के अंदर एक जनरल परसेप्शन हो गई है कि उनका फोकस हमें बचाने पे कम है, इजराइल पे ज्यादा है। तो फिर वो इनकी लाइबिलिटी को क्यों ढोएंगे? और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए आप 5-7 बेस भी अगर अमेरिका के कम होते हैं, तो ईरान की तो बहुत बड़ी टेक्टिकल विक्ट्री होगी, मॉरल विक्ट्री होगी कि अमेरिका को खदेड़ दिया, अमेरिका को भागना पड़ा बेस समेट के। स्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन देखिए ईरान के अंदर मैसिव नुकसान हुआ है। आज रात को भी हुआ है, उससे पहले भी लगातार हुआ है, उन्होंने कोई छुपाया नहीं। 1,500 के आसपास आदमी मारे गए। और आज CNN की रिपोर्ट अगर आपने देखी हो तो और भी क्लियर आपको हो जाएगा। पत्रकारिता कैसे होती है वो CNN ने बता दिया। एक तरफ अमेरिका दावे करता फिर रहा है कि हमारी जांच चल रही है, ऊपर से CNN ने बाकायदा वहां पर पूरी डॉक्यूमेंट्री विद एविडेंस दिखा दिया कि जो 165 बच्चियों के, नाबालिग बच्चियों के स्कूल पे जो अटैक हुआ था वो अमेरिका का ही अटैक था। UN भी आपको पता है किस तरीके से बार बार, हालांकि वो इरेलेवेंट हो गया है, लेकिन वो जांच की मांग कर रहा है। अमेरिका कह रहा है अभी भी जांच चल रही है अभी, लेकिन CNN ने बिल्कुल स्टेब्लिश कर दिया कि वो अमेरिका नहीं था। तो ट्रंप को, बेशर्म आदमी हो सकता है माफी ना मांगे, लेकिन ट्रंप के इरादे और इजराइल के इरादे जो हमास के साथ युद्ध के नाम पर जो गजा में थे, वही कहीं ना कहीं वो ईरान में करने की फिराक में है। और ट्रंप ने तो आज ये भी धमकी दी कि वो दोबारा से जो है ग्राउंड फोर्सेस को भी उतार सकते हैं सिलेक्टिव एरियाज के अंदर। अगर वो होता है तो ये युद्ध फिर, मुझे लगता है फिर ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर अमेरिका को समझ में आ जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुके। क्योंकि अमेरिका का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। 20-20 साल तक युद्ध लड़ने के बाद भी जो है वो हथियार छोड़ करके भागने वाली स्थिति रहती है और उस तरीके से उनको भागना पड़ता रहा है। अभी तक युद्ध जीतने का इतिहास उनका अभी तक नहीं रहा है। इसके उलट इजराइल की जो स्थिति है, जो अभी इसके पहले ईरान ने की थी, तो ईरान की जो स्थिति वास्तव में युद्ध को लेकर के है, वो एक बार सब लोग देख चुके हैं कि किस तरीके से इजराइल के बिल्कुल पीछे लगा था ईरान। और शायद परिस्थितियां थोड़ी सी और उनके फेवरेबल होती तो ईरान से वो ठीक से हिसाब उसका ईरान का कर पाए होते उस समय। अपने ईरान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, इजराइल को लेकर के। सर सवाल ये है कि अब जब विदेशी जो पड़ोसी मुल्क हैं, जब उनको उनके ऊपर अटैक ना करने की बात कह दिया है ईरान ने, तो इन देशों को लेकर के कितनी संभावना बनती है? क्या ये देश
जो आपने कहा सिया सुन्नी का भेद खत्म हो रहा है, ऐसे में क्या ये देश ईरान के साथ जा सकते हैं? अभी नहीं। लेकिन जो ये खेल हो रहा है इसको भी आप साधारण भाषा में मत देखिए, इसके पीछे हम्म। बहुत सीरियस कूटनीतिक प्रयास है राम प्रकाश जी। चाइना बीच में सब लोगों के साथ मीडिएट कर रहा है अपने खास अंदाज के अंदर, और इस सारे खेल में सबसे बड़ा अगर कोई आज की तारीख में किसी को नुकसान हो रहा है, वो हो रहा है अमेरिका की पूरी इमेज को, और उनके आने वाले समय में उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को। जो उनका पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट है वो सारा इधर का मिडिल ईस्ट पे ही तो बेस्ड है, सारे का सारा तेल के ऊपर ही। अगर पेट्रोल डॉलर का कंसेप्ट खत्म होता है तो अमेरिका तो कहीं का भी नहीं रहेगा, पहली बात तो ये है। दूसरा, जिस तरीके से चाइना सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, रशिया अपने अंदाज में सब मदद भी कर रहा है, बात भी कर रहा है। तो इसमें ये देखिए कि इंटरेस्टिंग बात क्या है कि चेले सारे के सारे जितने भी मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जितने भी देश हैं, ये सल्तनतें कह लीजिए आप, वो हैं तो चेले सारे ट्रंप के कहने को अमेरिका के साथ हैं। लेकिन वो अपने बचाव के लिए गुहार किससे कर रहे हैं? चाइना से और रशिया से। ये एकदम नया समीकरण है राम प्रकाश जी। जो ये ईरान के राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा है, इसको आप बिना मतलब के मत मानिएगा, इसके बहुत गहरे कूटनीतिक मतलब है, और ये सारा चाइना के इशारे पे हो रहा है। चाइना कहीं ना कहीं उनको पता है कि आज की तारीख में अमेरिका कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। उसके ट्रेडिशनल अलाई ब्रिटेन से लेकर के स्पेन से लेकर के पूरा यूरोप, जिस परिस्थिति में आपने हाल के सालों में ये पहली बार ही देखा होगा कि अमेरिका कहीं पे लड़ाई लड़ रहा है और उसका जो यूरोपियन यूनियन और ये सारा नाटो है वो उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये इससे पहले आपने लास्ट टाइम कब देखा था, याद कीजिए। तो वो पूरी की पूरी जो उसका गठबंधन था वो कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है ट्रंप की हरकतों के कारण। और अब हालत ये है कि रक्षा मंत्री की बजाय वित्त मंत्री जो है स्कॉट बेसन, वो क्या कह रहे थे कल कि सबसे बड़ा हमला किस पे करेंगे? अमेरिका जो ईरान की जो मिसाइल लॉन्चर है वो, और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री है, उनको भारी नुकसान पहुंचाएंगे। उनकी मिसाइल जितनी भी है मिसाइल के बेसिस वो अंडरग्राउंड है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग उनके पास ऑलरेडी इतनी स्टॉक पाइल है, अभी तक तो वो आपका टेस्ट कर रहे थे। अब जब ये उनके हाइपरसोनिक ये सब जो पिछले 2 दिन से जिस तरीके से स्प्लिंटर्स होके फैल रही है पूरे उसमें, वो आपको समझ में आएगा थोड़ा सा लेट, क्योंकि जब इजराइल की पिक्चर सामने आएगी आज की तो तारीख में। ट्रंप ने भी कंपनीज के साथ बैठक की, हथियार बनाने वाली जो कंपनी, और बाकायदा सोशल ट्रूथ पे उन्होंने जानकारी दी थी उसकी, बड़े खुश थे। नहीं, वो डेस्परेट है वो, उसको ये समझ में आ गया है कि गलत नंबर डायल हो गया है। ईरान ने क्या किया कि जो छोटे आउटडेटेड वेपन्स थे, जो छोटे वाले, उनको उनके ऊपर चला चला के इनका जो स्टॉक पाइल था उसको निपटवा दिया है ब्रॉडली। अब अमेरिका के पास वो उतना वो नहीं रहा कि वो एयर डिफेंस के हिसाब से उन चीजों को टारगेट कर पाएंगे, चाहे वो थर्ड सिस्टम हो चाहे वो पैट्रियट हो, और महंगे बहुत हैं। प्लस उनका जो अपने क्या नाम है इसका बहरीन वाला जो एयर वो था अपना रेडार सिस्टम, वो सारे का सारा तहसने हुए हजारों करोड़ रुपए का। तो बेसिकली जो डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज है, काउंटर की जो कैपेबिलिटीज है, वो जब आपके पास स्टॉक पाइल नहीं होगा तो आप करेंगे क्या? इसीलिए उसने आज सारी कंपनियों के बाकायदा नाम लिखे और कहा कि वो सारे के सारी कंपनियां कह रही कि हम हथियारों की, गोला बारूद की कमी नहीं होने देंगे। जिस तरीके से उन्होंने ईरान के लिए आज स्पेशली अनाउंस भी किया अपने इजराइल के लिए कि अब 151 पॉइंट कुछ मिलियन डॉलर का ये सब उनको पैकेज देंगे, ये देंगे, वो कहीं ना कहीं डेस्परेशन दिखाता है उसमें। उनको ये लगता है कि जिस मकसद से चले थे वो मकसद कहीं ना कहीं पीछे रहता दिखाई दे रहा है। ईरान से जो इन्होंने झगड़ा लिया है, आपको लगेगा कि वो ट्रंप जो सोच के चले थे वो मिसगाइडेड थे ना, उनके पास कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था, केवल इजराइल के कहने से वो मैदान में कूद गए, और उसी का सबसे बड़ा खामियाजा आज वो भुगत रहे हैं। उनको नहीं लग रहा था कि ईरान इतना लंबा खींच पाएगा, लेकिन ईरान ने पिछली बार जो जून के अंदर उसके साथ हुआ था उससे उसने सबक ले लिया, उसको इनके पैटर्न का पता लग गया। ऊपर से चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में मदद कर दी, इंटेलिजेंस के मामले में रशिया ने मदद कर दी। इस बात को तो अमेरिका भी मानने लगा है, पेंटागन के लोग भी मानने लगे कि 3-3 अधिकारियों ने वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि भाई ये कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। वो पूरी परिस्थिति कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा आपको कि मिसकैलकुलेट हो गई वो, और वो मिसकैलकुलेशन का ही परिणाम है जो आज आप देख रहे हो सामने, कि भाई जो चाह करके 9 दिन के बाद भी जो विजिबल इंपैक्ट करना चाह रहे थे, आप पूरी टॉप लीडरशिप को आपने पहले अटैक के अंदर साफ कर दिया, और उसके बावजूद भी ईरान वहीं खड़ा है मानसिक तौर पर, स्ट्रेटजी के तौर पर, और कहीं वो कमजोर दिखाई नहीं दे रहा। आप कुछ करते हो, उनके पास एयर डिफेंस कैपेबिलिटी आपने खत्म कर दी, ठीक बात है, वो ये भी नहीं कह रहे कि हम ये कर, वो करके दिखा रहे हैं। ईरान ने जो बेसिस पे हमला किया, जो इनके सबसे क्रूशियल टारगेट थे उनको हिट किया, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर सुरक्षित जगह ढूंढते फिर रहे हैं। इससे बड़ी और जीत क्या होगी ईरान जैसे देश के लिए, जो पिछले 20-25 सालों से आपकी सैंक्शंस झेल रहा है, तमाम तरह के प्रतिबंध है, आर्थिक तौर पे बर्बाद हुआ पड़ा है, आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चरली अब बर्बाद करने पे लगे हुए हैं।
ना हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं, ना स्कूल छोड़ रहे हैं, हर जगह अटैक कर रहे हैं। तो ये पूरी परिस्थितियों के बावजूद ईरान जिस तरीके से सीना तान के खड़ा हुआ है बिना किसी कमजोरी के, उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप की डेस्परेशन दिखती है। और आपने अगर 2 दिन पहले आप याद करोगे, कभी आपने सुना था कि व्हाइट हाउस के अंदर राष्ट्रपति की जीत के लिए प्रेयर की जाए? वो छोटी ऑप्टिक्स नहीं है, वो इस पूरे युद्ध के अंदर नरेंद्र मोदी वाला भी क्वेश्चन ला रही है, धर्म का क्वेश्चन, कि क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम बनाने की फिराक में भी है ट्रंप। क्योंकि वो आज आप ट्रंप की हालत देखिए, उसकी जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है अमेरिका के अंदर वो 28% पे रहेगी, रामप्रकाश जी। और जो सर्वे आया उसमें ये बात साफ होगी कि 68% अमेरिकी, 68% दे आर अगेंस्ट दिस वार। कांग्रेस से आपने परमिशन नहीं ले रखी, तो ट्रंप मुंह क्या दिखाएंगे? आपको पता है नवंबर में वहां पर सीनेट का मिड टर्म चुनाव भी है। आपकी पॉपुलैरिटी रेटिंग, एक ट्रंप डूबे एक अलग पक्ष है, लेकिन पूरी रिपब्लिकन पार्टी का फ्यूचर डूब जाए ये तो रिपब्लिकन भी नहीं चाहेंगे ना। प्लस आपने लेटेस्ट कल देखा होगा जिस तरीके से कि ट्रंप के नए कारनामे एप्स्टीन फाइल में और आ गए, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर आ गए, 13 साल की बच्ची के साथ जिस तरह की चीजें हैं। तो ट्रंप अपने उसी सारी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ईरान पर हमले तो तेज कर रहा है, जो ऐसा आज रात को किया, बीती रात को, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन ट्रंप, रामप्रकाश जी, बहुत गहरे से गिरते जा रहे हैं फ्रॉम विद इन द सिस्टम। और मुझे लगता है कि जब तक ये युद्ध खत्म होगा, ये बेसिकली एप्स्टीन से ध्यान बटाने का खेल था, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके के कागज सामने आ गए, वो 13 साल की बच्ची भी सामने आ गई जो उस समय 13 साल की थी, और जिस तरीके से वो चीजें बता रही है, मुझे लगता है कहीं मिड टर्म चुनाव से पहले कहीं ट्रंप की इंपीचमेंट की स्थिति ना बन जाए, वो देखना बड़ा आवश्यक होगा इसमें। ये जो स्थिति अभी बनी हुई है सर, जिस तरीके से जो ट्रंप का ये जो अटैक है, अभी फिलहाल ईरान रिटेलिएट कर रहा है, और अगर इस मामले में कहीं भी अमेरिका का जरा भी झुकाव दिखता है अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के नागरिकों को, तो क्या उसका असर मिड टर्म इलेक्शंस पे सीधे तौर पर पड़ेगा? निश्चित तौर पर रामप्रकाश जी, ट्रंप का पूरा कैंपेन देखिए आप, जो पिछला कैंपेन था जब इस राष्ट्रपति बने हुए, हाँ। उनका एक ही लाइन का कैंपेन था कि अमेरिका विल नो मोर फाइट वार्स इन द अदर कंट्रीज। यही तो उसका स्लोगन की टैगलाइन थी कि लोग उकता चुके थे दूसरे देशों में लड़ाइयां कर करके। और कल तक जो आदमी, अभी 1 महीने पहले ट्रंप की क्या रट थी कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मैंने इतनी लड़ाइयां रोक दी, अब उसको क्या मिलना चाहिए? कोई पूछे कि अमेरिका को ईरान क्या कह रहा था? ईरान ने तो कभी नहीं कहा कि हम अमेरिका को टारगेट करेंगे, अपनी तरफ से उसने कोई पहल नहीं की। अमेरिका के कहने से वो बातचीत भी कर रहा था, ओमान मध्यस्थता कर रहा था। तो इसमें ईरान कहां कल्प्रिट है? ये तो 100% नेतन्याहू का खेल है, और ट्रंप ब्लैकमेल हो रहे हैं। ट्रंप बीइंग ए कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट थ्रू एप्स्टीन, वो इजराइल के इशारों पर नाच रहा है, और आज अमेरिका के अंदर ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। तो जो आदमी ये कह के सत्ता में आया हो कि हम दूसरे देशों में लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, हम दूसरों की लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, वो इजराइल की लड़ाई किस बात पे लड़ रहा है? ये सवाल तो आएगा ना। और मिड टर्म पोल जो होगा सीनेट का, उसका तो मुख्य मुद्दा ये होगा, इसके अलावा क्या मुद्दा होगा? भाई ट्रंप ने आज तक जो जो काम किए, टैरिफ लगाया, टैरिफ काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, बूमरैंग कर गया, वो सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। ठीक, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस कर दी, सारा उसमें स्पेंड में डाल दिया। अब जो ये ईरान वाला जो कर दिया, उसका अमेरिकन को क्या लाभ हुआ? अल्टीमेटली तो बात ये है ना, अमेरिकी फौजियों के शव जिस तरीके से जा रहे हैं, बॉडी बैग्स जो जा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये हॉन्ट नहीं करेंगे उनको चुनाव के अंदर? और चुनाव कोई हमारी तरह उनकी मेमोरी शॉर्ट नहीं है, वहां पर लफाजियों से नहीं, वहां फिर भी रिलेटिवली आप कुछ भी कहिए, सब तरह का मीडिया वहां भी है, सोशल मीडिया पे ट्रंप का कंट्रोल है, एलन मस्क जैसे एक्स के मालिक है, सारी चीजें हैं। उसके बावजूद भी इश्यूज पे, पॉलिसी पे वहां पर पब्लिक चर्निंग होती है, ये तो आप मानेंगे ना। एक चूक उनसे होगी ट्रंप के चुनाव के अंदर, उसकी बातों में वो आ गए, लेकिन जो उसकी पॉलिसीज है, चाहे उसमें देश में बेरोजगारी बढ़ने की बात हो, महंगाई बढ़ने की बात हो, दूसरे देशों के साथ झगड़ा करने की बात हो, अमेरिका की ओवरऑल वित्तीय हालात हो, उसमें तो ट्रंप रिसीविंग एंड पे है ही। तो कब तक अंधभक्ति के जरिए शासन को चला पाएंगे वो? उनके मागा ग्रुप के अंदर भी आपने अभी देखा जिस तरीके का एक खास तरह का विरोध सामने आ रहा है। रिपब्लिकन्स भी इस लड़ाई का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं ईरान के साथ जो आप गए। तो ट्रंप को फायदा कहां से होगा? किस बात पे वोट मांगेंगे वो कल तक तो अमेरिका ग्रेट कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि आई विल मेक ईरान ग्रेट अगेन। भाई जिस देश पे तुम हमला कर रहे हो उसको ग्रेट कैसे बनाओगे? पहले तो अपना हमला बंद कर लो, ग्रेट तो तभी बनेगा। तो उसके मन में जो कुछ आता है वो कर रहा है, और टू दैट एक्सटेंट कि व्हाइट हाउस को भी अब धर्म की राजनीति में उसने घसीट लिया है। जिस तरीके से धर्मगुरु ट्रंप को बिठा करके उसकी विक्ट्री के लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप इसको मजबूती का संकेत मानते हैं या कमजोरी का संकेत मानते हैं? सारे दर्शक इस बात को देखें
कि राष्ट्रपति के कार्यालय में इस तरह की इवेंट होना। मोदी जी जाते हैं ना, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो हिंदू मुस्लिम और वो सारी चीजें कैसे हो, तो अमेरिका के अंदर तो इस तरह का इतिहास नहीं था। वहां का तो समाज पूरे का पूरा इंक्लूसिव समाज है, समावेशी है कहने को। ये जो एक ऑप्टिक्स ट्रंप ने की है, इसको केवल और केवल राम प्रकाश जी डेस्परेशन कह सकते हैं आप, कि जो कुछ ट्रंप करने चले थे वो नहीं कर पाए, तो वो अभी स्पोटो ऑप्टिक्स में और धर्म की राजनीति को घसीट रहे हैं। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, अमेरिका जैसे देश के अंदर हमेशा से राजनीति का धर्म होता है। धर्म की राजनीति को इन्वोक करके ट्रंप कहीं नहीं पहुंचेंगे। उनके जो 10-20% जो नहीं, ये आपके भारत में मागा तो वाले, सर, भारत में तो बहुत व्यापक असर इसका होता है भाई। मोदी जी की पूरी राजनीति आज की तारीख में उसी धर्म पे और धर्म के ऑप्टिक्स पे चल रही है। अमेरिका में इसका असर नहीं होगा क्रिश्चियनिटी। और एक चीज और, क्या जो क्रिश्चियन बनाम मुस्लिम बनाने की जो बात आपने अभी जिक्र किया जिस चीज का, उसका क्या असर हम दुनिया के परिप्रेक्ष्य में या बाकी देशों के परिप्रेक्ष्य में समझें? कि बाकी देश तो देखिए वर्टिकली डिवाइड हो गए, इसमें तो अब कोई शक ही मत मानिए। और ट्रंप की जो ये बेहूदगी है, जो ईरान पे बिना कारण के अटैक करना, जब वो बातचीत में थे, उसी का कारण है कि आज अमेरिका आइसोलेट हो गया नाटो से भी। वहां क्रिश्चियन नहीं है क्या? वहां भी क्रिश्चियन है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग विरोध किसका कर रहे हैं? ट्रंप का। ये चीज देखनी पड़ेगी। अभी तक तो शिया सुन्नी होता था, अब ट्रंप की इस एक हरकत ने विद इन द क्रिश्चियंस ऑल्सो, उसमें भी तो ये लोग हैं कि भाई रिजनेबिलिटी का भी तो सवाल है। वहां अंधभक्ति का वो लेवल नहीं है जो अपने यहाँ है। वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, मेरिट पे, पॉलिसी पे, इश्यूज पे बात करते हैं। हर चीज की गहराई में जाने की एक परंपरा है। किसी कारण से ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी तरह सब चीजों को ढोते हुए वहां के लोग आगे बढ़ते रहेंगे। दे हैव देयर विजन, दे हैव देयर पर्सपेक्टिव, दे हैव देयर क्लियर ओरिएंटेशन। तो वहां पर जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज होती हैं, वहां पे अल्टीमेटली इन चीजों को वैल्यूएट किया जाता है प्रॉपर टाइम, कि इसका देश को लाभ क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। अमेरिका वर्ल्ड लीडर किस, अगर मुझे ये बताइए आप, अगर अमेरिका को 5-7 देश अगर समेटने पड़ गए मिडिल ईस्ट के, तो चुनाव वो युद्ध जीते या हारे, वो क्या कहा जाएगा? उनको भगोड़ा कहा जाएगा। और अगर मिडिल ईस्ट के लोगों को शांति से रहना है, उनको ये काम तो करना पड़ेगा कि साहब आप चलिए यहां से, आप इजराइल को ही बचा लीजिए, जाके वहां अड्डे बना लीजिए। फिर क्या करेगा अमेरिका? जो अड्डे उसने साल, मतलब 50-60 साल में, दशकों की उससे बनाए थे, अगर वो अड्डे अब उजड़ने की स्थिति में आए हैं, तो इसके लिए दोषी किसको मानते हैं? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? solely Mr. Donald Trump, courtesy Mr. Netanyahu. Why? सिंपल ये है कि आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है ट्रंप को। और पूरे अमेरिका में आज की तारीख में जो पॉपुलर वो है परसेप्शन, वो यही है कि उसको, ट्रंप को लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा है ड्यू टू एप्स्टीन एंड मेनी अदर थिंग्स। तो ये सारी चीजें इस युद्ध को ऐसे आयामों पे ले आई है 9 दिन के बाद, कि जिसकी ट्रंप ने कल्पना नहीं की थी। ट्रंप की फॉल्ट लाइंस एक्सपोज हो रही है बहुत बुरे तरीके से। उसकी जो वल्नरेबिलिटीज है वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही है। जो उसका फॉल्स प्रोपेगेंडा था, बड़ी भारी दम्भी ताकत का, ईरान जैसे बिल्कुल सिकड़े हुए देश, कमजोर देश, आप सोचिए ना, जिस देश पे दशकों से इस तरह के सैंक्शंस हो, और उसके बावजूद भी वो सीना तान के खड़ा है, वो झुक नहीं रहे, और कितना सभ्य जवाब देते हैं। ट्रंप ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर करो। राष्ट्रपति ने क्या कहा ईरान के, कि ये सपना आप कब्र में साथ लेकर भी जाएंगे। और जब उसने कहा कि मुझे, अगर इराक जो है अपना मेरे से पूछे बिना सुप्रीम लीडर चुनेगा, तो मैं उसको मंजूर नहीं करूंगा। तो क्या कहा वहां के विदेश उप मंत्री ने? उसने कहा कि जो आदमी न्यूयॉर्क का मेयर नहीं चुन सकता, वो ईरान का सुप्रीम लीडर चुनेगा। कितनी सभ्य भाषा में कितना माकूल जवाब है। तो ईरान कहीं भी रेड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है। सारी की सारी रेड लाइंस ट्रंप ने क्रॉस की है नेतन्याहू की ब्लैकमेलिंग के कारण, एंड ही इज ए कंप्लीटली कंप्रोमाइज्ड प्रेसिडेंट। मोस्ट ऑफ द अमेरिकंस अंडरस्टैंड दिस। तो मिड टर्म इलेक्शन से विदाई हो सकती है? मिड टर्म चुनाव से विदाई नहीं होती राम प्रकाश जी। मिड टर्म से आपका क्या है कि अगर आपने मेजोरिटी लूज कर दी, तो यू बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट। आप फिर वो जो इस तरह के सनकी फैसले हैं वो नहीं ले पाते, क्योंकि वहां पर आपकी मेजोरिटी नहीं बची। राष्ट्रपति रहने ना रहने का काम तो इस एप्स्टीन के ऊपर टिका हुआ है। जो ये फाइल 302 आई है अभी, जिसमें वो 13 साल की बच्ची का सारा वो है, वो अभी भी सामने कैमरों पे कह रही है। अगर ये बात आगे बढ़, उसी को तो डाइवर्ट करने का सारा खेल है ये। अमेरिका, इजराइल, ईरान, और क्या है? वही तो डाइवर्शन है। अमेरिका के अंदर बहुत बड़े स्तर पर इस लड़ाई को एप्स्टीन वार कहा जा रहा है। यू नो दिस फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि अमेरिका के पास यहां जाने का कोई कारण नहीं था। वो जिस भी, आपने भाई जून में ये कहा था अभी ट्रंप साहब ने, कि हमने उनकी परमाणु फैसिलिटीज को ऐसा तहस नहस कर दिया कि अगले दशकों तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर अब क्या करने गए थे वहां, ये बता दीजिए, बता दे ट्रंप देश को।
तो लड़ाई की सनक एक चीज है, ब्लैकमेल होना दूसरी बात है, और लॉजिक के साथ किसी चीज को मुकाम तक पहुंचाना वो फाइनल चीज है जो मैटर करती है। चुनाव हो, लोकल पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, या ओवरऑल डिप्लोमेसी। ट्रंप इस सब से बच नहीं सकते। आज की तारीख में वो एग्रेसर की भूमिका में है, और पूरी दुनिया ने इस बात को देख लिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति का रिमोट कंट्रोल नेतन्याहू के पास। ये चीज ट्रंप को बहुत भारी पड़ने वाली है। अमेरिका के लोग एटलीस्ट इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा प्रेसिडेंट रिमोट से कहीं और से संचालित हो, चाहे वो कितना ही मित्र देश रहा हो। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या है कि बिल्कुल। मीडिया सारी चीजों को एक्सपोज करता है। राम प्रकाश जी, भारत के अंदर ट्रंप कुछ भी करते रहे, आपका मीडिया तो छुएगा नहीं उसको। लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वहां आप देखिए ना, बच्चियों के स्कूल पर अटैक करने वाली, अमेरिका कह रहा है कि जांच जारी है, सीएनएन ने कह दिया नहीं, अमेरिका ने अटैक किया था। ये है मीडिया का स्तर वहां पे। तो वो जब एक्सपोज करने पे आते हैं, तो राष्ट्रपति हो या कोई भी हो, वो उसको उधेड़ के रख देते हैं। तो ट्रंप की चिंता अब यही है कि इस एप्स्टीन को डाइवर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये जो नए नए भूत निकलेंगे अभी, उन डॉक्यूमेंट्स को बियॉन्ड ए पॉइंट वो रोक नहीं सकते पब्लिक होने से। और उसके बाद क्या वो इतने वल्नरेबल हो जाएंगे कि वो इम्पीच होंगे, या उनको बीच में छोड़ के जाना पड़ेगा? चुनाव से वास्ता नहीं है, एक नैतिकता की परिधि के अंदर वो छोड़ेंगे या उनको इम्पीच करना पड़ेगा, इसकी प्रबल संभावनाएं मुझे दिखाई दे रही। बिल्कुल। अब ये देखना होगा कि इन सारी चीजों का परिणाम कहां तक पहुंचता है। एप्स्टीन वार का हिसाब अमेरिका की जनता, जो धीरे धीरे बौखलाहट वहां बढ़ रही, खिसियाहट बढ़ रही है अमेरिकी जनता में, वो ट्रंप साहब का हिसाब कैसे करती है, कैसे मिड टर्म इलेक्शंस में रिएक्ट करती है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।